पूरी अपनी जर्नी में उसी को फॉलो करो, क्योंकि हम तो एनसीसी वाले हैं, डिसिप्लिन हमें वहाँ से मिला है। कि हर इंस्टा के रील पे इसका लाइक होता था, इसकी रैंक कैसे आ गई। मॉक लगाने के बाद उसका एनालिसिस जरूर करना, क्योंकि वहीं से आपको पता चलेगा कि कमी कहाँ रह रही है। मैं कहता हूँ 20 मार्क्स कुछ भी नहीं मिल रहे हैं। एनसीसी से तो डायरेक्ट आर्म्ड फोर्सेज में ऑफिसर की एंट्री भी होती है। जब मैं वहाँ पर 7-8 घंटे रगड़ा खा रहा हूँ, देन मैं वापस 1-1.5 घंटे जा रहा हूँ, और वो किस टाइम में, जो मेरी प्रिपरेशन के लिए पीक टाइम। ये वैसे मेरे को बताना नहीं चाहिए, क्योंकि ये मतलब ये तो बहुत छोटी चीज़ हो गई कि एनसीसी के बारे में नहीं, बट अब पॉइंट ऐसा आ गया ना जहाँ हमें जस्टिफाई करने की जरूरत पड़ रही है। आजकल बच्चे भी समझ रहे हैं कि सभी को अपना नाम चमकाना, दैट इज़ द मैटर। अगर रैंक 1 कहीं और से आई होती तो उन्हें कोई इशू नहीं होता। क्योंकि अल्टीमेटली हमें करना क्या है, हमें वर्दी पहन के देश की सेवा ही तो करनी है। तो वो जो वैल्यूज हमारे अंदर एनसीसी इनकलकेट कर रही है, अगर हमें उसके वो थोड़े से नंबर अगर रिवॉर्ड भी मिल रहा है, तो मेरे ख्याल से तो इसमें कोई भी बुरी बात नहीं। डेफिनेटली, लेकिन आपको डिसिप्लिन रहना बहुत जरूरी है अपनी खुद की स्ट्रेटजी पे। रैंक का तो अंदाज़ा नहीं था, बट मन में कभी ये नहीं था कि कभी टेक्स्ट बुक के ऑफिस में जा पाएंगे। बच्चे कई बार ये भी कंफ्यूज हो जाते हैं, यार भाई इस बार सीट कम है। सीट कम है तो क्या हुआ, हमें तो एक ही चाहिए ना, उस एक को लेना है, तो उस पर मेहनत करो। एसएससी सीपीओ 2024 के टॉप 3 रैंकर्स हमारे साथ हैं, रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3। एक बार बिग राउंड ऑफ अप्लॉज तीनों के लिए। वर्दी पहनने का सपना तो हर कोई देखता है, पर उसे हासिल वही करता है जो हार नहीं मानता। और आज हमारे साथ हैं वो 3 चेहरे जिन्होंने खुद को, अपनी लिमिट्स, अपने हर चैलेंज से पार किया। दे जस्ट स्टार्टेड लाइक एन ऑर्डिनरी एस्पिरेंट, सेम डाउट, सेम स्ट्रगल, सेम स्लीपलेस नाइट्स, लेकिन फर्क था इनके जज्बे में। और इनकी कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन ने वो कर दिखाया जो हजारों स्टूडेंट्स नहीं कर पाते। तो आज हमारे साथ हैं, इनसे हम बात करेंगे, सिर्फ इनकी सक्सेस स्टोरीज नहीं सुनेंगे, जानेंगे इनकी स्ट्रेटजी, इनका माइंडसेट और क्या इनका स्ट्रगल रहा। सो एक बार फिर से तालियों के साथ स्वागत करते हैं हमारे तीनों टॉपर्स का। तो आप लोगों ने एसएससी सीपीओ का एग्जाम क्लियर किया, और एग्जाम क्लियर मतलब एक माइंड में रहता है कि एग्जाम मेरे को क्लियर करना है, सिलेक्शन लेना है, वो दूर की बात है। आप लोग टॉप 3 रैंकर्स हो, रैंक 1, रैंक 2 और रैंक 3। तो इतना सब होने के बाद सोचा था आपने कि टेक्स्ट बुक ऑफिस में आने का भी आपको मौका मिलेगा? सोचा नहीं, ऑनेस्टली सही में नहीं सोचा था कि आने का मौका मिलेगा ऐसे टॉपर होने के बाद भी। बट बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि उसी प्लेटफॉर्म पे हम लोग मॉक्स देते थे, और जब क्या होता है एक टाइम के बाद तो चलो तैयारी जब कंप्लीट हो जाती है, फिर मॉक्स ही मॉक्स रह जाते हैं। तो मॉक्स देते थे और फिर उस पर अब यहाँ पे आ रहे हैं तो काफ़ी अच्छा लगा। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। आपको कैसा महसूस हो रहा है अभी यहाँ के? देखिए, ये तो था कि हाँ एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, रैंक का तो अंदाज़ा नहीं था, बट मन में कभी ये नहीं था कि कभी टेक्स्ट बुक के ऑफिस में जा पाएंगे, कभी वो बैक एंड पे देख रहे हैं कि मतलब चीज़ें कैसे होती हैं बैक एंड पे, इस चीज़ का आइडिया नहीं था कि कभी टेक्स्ट बुक ऑफिस में जाएंगे। हम जहाँ पे मॉक देते थे, आज जैसे ही टेक्स्ट बुक खोला सुबह तो देखा कि वहाँ पे पॉपअप में हमारी फ़ोटो आ रही तीनों की, तो वो फीलिंग अनमैच्ड है टोटली। ग्रेट ग्रेट। सेम मेरे पास एक भाई का मैसेज आता है, वो फ़ोन करता है कि भैया मैं आज सुबह सुबह मॉक देने के लिए बैठा था, एंड जैसे ही मैंने खोला आपका फोटो उस पर पॉपअप हुआ, उसने क्या बात, फटाक से स्क्रीनशॉट लेके भेजा। अरे मैं क्या भाई, क्या ही बोलूँ मैं, इससे ज़्यादा अच्छी फीलिंग हो ही क्या सकती है। तो टेक्स्ट बुक ऑफिस में तो आप लोग आ गए, ये था कि चलो यार आज टेक्स्ट बुक ऑफिस जाने वाले हैं हम लोग। और जब आप टीम से मिले, टेक्स्ट बुक की पूरी टीम आज हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, जो भी कंटेंट आप लोग देखते हो, टीम के साथ इंटरेक्ट करके आपको कैसा फील हुआ? टीम के साथ इंटरेक्ट करके बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि मोस्टली आप जैसे आपने बताया कि ये भी किसी ना किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर चुके Yes. हैं, सभी ब्रिलियंट माइंड्स हैं यहाँ पे, तो उनके साथ एक कनेक्ट फील हुआ कि हाँ ये भी कभी स्टूडेंट थे, आज ये भी सभी अच्छा कर रहे हैं। और उन्होंने भी जब हमें कॉन्ग्रेचुलेट किया तो ऐसा लगा कि मतलब ये नहीं लगा कि कोई अननोन पर्सन, ये लगा कि हम इन्हें पहले से जानते हैं। मतलब वो अपनापन एक महसूस हुआ हो, क्योंकि कहीं ना कहीं सभी लोग एक उस जर्नी से गुजरे हुए हैं, एस्पिरेंट्स रहे हैं, तो आप लोग कनेक्ट कर पाए होगे हाँ, उनके उसी साथ। वजह से कनेक्ट हो पाया उनसे अच्छे से। बिल्कुल। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं यार कि अपनी जो रिजल्ट जब आपका अनाउंस हुआ ना, वो एक मोमेंट आप तीनों शेयर कर दो कि क्या मोमेंट था, कैसे वो पूरा बना, आपने खुद अपना रिजल्ट चेक किया, किसी ने आपको बताया, तो वो एक बार डिस्कस करते हैं। देखिए, मैं एक्चुअली रिजल्ट दिवाली के दिन आया था शाम को 5 बजे के आसपास। तो जब रिजल्ट आया, मैं आउट ऑफ मतलब घर से बाहर था, मैं आई वाज इन द मार्केट। तो जैसे ही घर पहुंचता हूँ, एक दोस्त का कॉल आता है कि क्या रहा रिजल्ट का। तो मेरा वो जो दोस्त है उसका नेचर ऐसा था, बहुत मजाकिया था वो, तो मुझे लगा कहीं मजाक ना कर रहा हो, बट ये था कि थोड़ी एंटिसिपेशन थी कि आजकल में रिजल्ट आ सकता है। तो जैसे ही चेक किया, नोटिफिकेशन आता है ऊपर कि रिजल्ट इज़ आउट, तो
मेरे तो हाथ पर फ्रीज हो गए थे, मैं चेक नहीं कर पाया। मेरे भाई ने चेक किया, उसने डायरेक्ट बोला कि रैंक 1। मुझे तब भी यकीन नहीं हुआ। तो क्या था, मैंने अपने फ़ोन में चेक किया, मैंने दूसरे फ़ोन में भी चेक किया, फिर लैपटॉप खोला अलग से, उसमें दोबारा चेक मतलब किया। विश्वास मैंने। नहीं हो रहा था कि विश्वास नहीं हो रहा, मतलब वो फीलिंग बताई नहीं जा सकती, वो समझ ही नहीं आया कि ये मेरा ही रिजल्ट है। बट हाँ, थोड़ी देर में ये था कि हो गया। और हो घर गया। वालों का क्या रिएक्शन था, मम्मी का? सभी बहुत खुश थे, मतलब मेरे से ज़्यादा वही खुश थे। मैं तो फिर भी अपनी खुशी, मतलब आंसू निकल रहे थे मेरे, बट उन सब के चेहरे पे स्माइल ही थी। स्माइल थी। हाँ। और मतलब जैसा थोड़ा मैंने देखा कि यार जब आप शायद टियर 2 का एग्जाम देने जा रहे थे उससे पहले आपके फादर की डेथ हो गई थी। जब रिजल्ट आया तब उनको आपने याद किया, क्या मन में थॉट आया उनके लिए कि फाइनली मैंने कर दिखाया है? पहला थॉट मन में यही था कि आज अगर वो मेरे साथ होते तो ही मस्ट बी प्राउड ऑफ मी, ही वुड हैव बीन प्राउड ऑफ मी, ऐसा मुझे लग Definitely. रहा था। तो हाँ, सबसे पहले कि मतलब रिजल्ट देखते ही ये लगा कि हाँ पापा, मैंने कर दिखाया। ग्रेट यार, एक बार बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। मनीष जी हमारे साथ थे। मेरी तो रिजल्ट आने की काफ़ी फ़नी स्टोरी है। जब रिजल्ट आया, दोस्त का कॉल आया कि आ गया भाई, चेक कर ले। तो मैं उसमें पीडीएफ में चेक करने लग गया, फ़ोन में था पीडीएफ एक्चुअली। तो मेरे से जो नीचे वाला कैंडिडेट था ना, उसकी 36 रैंक थी। तो मेरे को दिख गया ए लिखा हुआ है, दिल्ली पुलिस मिल गई है, ठीक है 36 रैंक है। अरे भाई चलो, 36 उस टाइम पे बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। मगर रैंक भी आ गई अच्छी, और दिल्ली पुलिस तो जो मेरी ड्रीम जॉब थी वो तो मुझे मिल ही गई। फिर मैं नीचे पेरेंट्स को बताने के लिए नीचे उतरा। उतरते उतरते फ़ोन आया, भाई रैंक 2 कॉन्ग्रेचुलेशन। मैं क्या है, रैंक 2 कैसे आ गई, 36 है भाई मेरी। तो फिर मैंने नीचे उतरते उतरते दोबारा वेरीफाई किया, अरे भाई दूसरी आ गई ये तो। हाँ। फिर नीचे गया, पापा फ़ोन पे बातें कर रहे थे, एंड मैंने पापा बोला, पापा रिजल्ट आ गया मेरा। एंड मैं क्या, पास हो गया। तो पास की जगह वो भाग के आए, गले लग के, कोई बात नहीं बेटा, क्या हो गया मेरे शेर, नाश क्या हो गया इसमें। मैं क्या, नाश नहीं हुआ, पास हो गया। ऑल इंडिया रैंक 2 आई है मेरी। तो उसके बाद जो खुशी मिली, जो सारी फैमिली रोए, पापा ने उछाल दिया ऊपर इतने बड़े 6 बटन। तो यही था मेरे साथ। तो क्या बात है यार, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। रैंक 3 ग्वालियर से ही है ये। तो ब्रो आप अपनी स्टोरी बताओ, क्या रिजल्ट वाला जो मोमेंट था वो क्या था? जब रिजल्ट आया उससे थोड़े टाइम पहले अब मेरी बहन की शादी है अभी नवंबर में, तो मैं कार्ड डालने गया था पापा के साथ। मतलब सबका कुछ ना कुछ एक इंसिडेंट रहा है, तो रिजल्ट मैं- भी ऐसे मोमेंट पे आया है कि हाँ, तो क्या था, मैं कार्ड डालने गया। अब उसमें सारे लोग नाम, जब आपको तो पता ही होगा, अपने जैसे नाम लिखते हाँ। हैं, तो ब्रैकेट में वो लिखता है कि भाई क्या, किस पोस्ट पे हो, किस क्या पोस्ट हो पे क्या हो, नहीं। हाँ। आर्मी वाला है आर्मी हाँ। लिख देंगे, पुलिस वाला है पुलिस लिख देंगे। अब मैं और कंफ्यूजन में था कि मैं लिखवाऊँ यहाँ पर दिल्ली पुलिस ऐसा ही है, क्योंकि मेरे को ये तो पता था मार्क्स इतने थे कि ऐसा ही बनू, ऐसा ही हो जाएगा मेरा, दिल्ली पुलिस मिल जाएगी। बट ये मतलब रिजल्ट नहीं आया था तो थोड़ा अजीब लग रहा था। फिर मैंने कहा आना तो है ही, मगर लिखवा ही देते हैं। फिर मैंने लिखवा दिया। फिर मैंने वहाँ पे लिखवा दिया। देन मैं घर पहुँचा, बैठा ही था शॉर्ट्स वगैरह पहन के। वैसे ही मेरे को, ये मेरा एक दोस्त है हो रहा जो मेरे को रिजल्ट सेंड करता है, तो उसने मेरे को रिजल्ट सेंड किया। मैंने उसमें अपना नाम देखा कि हाँ आर्यन भदौरिया नेम है और मेरी 3rd रैंक है। तो मेरे अपने आप वहाँ पे आंसू चालू हो गए थे। देन मेरे पापा थे, तो मैं जीवन में शायद पहली बार अपने पापा को मैंने हक किया था, और कम से कम 10-15 मिनट तक मैं उनको पकड़ के बैठा रहा था। फिर मैंने मम्मी को हक किया, सारे लोग काफ़ी खुश थे, पापा भी मेरे बहुत रोए थे उस दिन, तो काफ़ी अच्छा था। मतलब यार ऐसा बहुत ही कम इंसिडेंट होते हैं जब हम अपने फादर को हक करते हैं, या अपना जो इमोशन है उनको, मदर के साथ तो थोड़ा रहता है लेकिन फादर को बहुत रेयरली हम कभी बोल पाते हैं और उनको हक कर पाते हैं। तो यार कॉन्ग्रेचुलेशंस। और ये हमारे साथ रैंक 1 मनीष जी, और रैंक 2 देव, और रैंक 3 आर्यन। मैं बता दूं हमारे साथ रैंक 0 भी यहाँ पर मौजूद है, SSC CPO 2024 एग्ज़ाम के, जिन्होंने रैंक 0 हासिल की है। एक बार उनकी तरफ भी हम माइक को आगे बढ़ा देते हैं। तो यार देखो, इन तीनों ने ही अपना रिजल्ट चेक नहीं किया, किसी ना किसी ने आपको बताया था अपना रिजल्ट ना। आपका क्या स्टोरी है, आप कैसे यहाँ तक पहुँचे टेक्स्ट बुक ऑफिस में? टेक्स्ट बुक में मैं बस ऐसे ही भाइयों की वीडियो देख के पहुंच गया। मैंने कहा इनकी 1 2 3 आई है तो मैं भी पहुंच ही जाता हूँ, कहीं ना कहीं तो इनके साथ मेरा भी फोटो लग ही जाएगा। तो मतलब क्या सोचा आपने कि जो 0 है वो 1 2 या 3 से मतलब ज़्यादा ऊपर है, पावरफुल है, क्या? 0 1 से पहले आता है तो मेरे लिए तो बड़ा ही है। अच्छा। तो मॉक टेस्ट लगाए भी हैं आपने टेक्स्ट बुक से? लगाए हैं, और इतने सालों से 0 ही आता जा रहा हूँ, तो बस यही है, और क्या ही बोलूँ मैं इसमें।
कैसा लग रहा है टेस्टो को ऑफिस आके? बहुत अच्छा लग रहा है, सबसे मिलके बहुत अच्छा लग रहा है और भाइयों के साथ बैठ के बहुत अच्छा लग रहा है। तो बस बहुत खुशी का पल है ये मेरे लिए। चलो यार, तो ये तो हमने इनसे डिस्कस किया कि यार रिजल्ट आया, रैंक आपने हासिल की और उसके साथ साथ वो जो मोमेंट था वो सबके लिए स्पेशल होता है और एक दिवाली के दिन शायद आपका रिजल्ट आया ना, तो वो एक डबल सेलिब्रेशन वाली बात हो गई। थोड़ा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं प्रिपरेशन जर्नी के। हर एस्पिरेंट की एक प्रिपरेशन जर्नी होती है, उसमें से कुछ आप एक क्रक्स निकाल के, जो भी इस सेशन को देखेंगे, जो भी इस डिस्कशन को देखेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पे, तो उनके लिए कुछ आप मैसेज एक देना चाहते हो तीनों? तो सबसे पहले तो मेरा यही मैसेज है कि सबसे पहले टारगेट सेट करना बहुत ज़रूरी है। आप कंफ्यूज मत हो कि मैं एसएससी सीजीएल भी दे दूं, मैं सीपीओ भी दे लूं, मैं एमटीएस भी दे लूं, एग्ज़ाम सारे दो, बट टारगेट एक माइंड में होना चाहिए कि भाई इस एग्ज़ाम से ये पोस्ट मेरे को लेनी ही लेनी। बच्चे कई बार ये भी कंफ्यूज हो जाते हैं, यार भाई इस बार सीट कम है तो क्या हुआ, हमें तो एक ही चाहिए ना, उस एक को लेना है, बस उस पर मेहनत करो। नहीं, सही बात है, मतलब आपको तो एक सीट चाहिए, हाँ, उसके लिए मेहनत पूरी जी जान से लगा दो एकदम। कोई ना कोई तो लेके ही जाएगा उस सीट को, तो हाँ। बेटर है आप उसके ज़्यादा मेहनत करो और लेके जाओ। मैंने टू बी ऑनेस्ट मैंने पिछले बार 2023 में भी एग्ज़ाम दिया था एसएससी सीपीओ का, उसमें मेरे मार्क्स प्री में सेटिस्फैक्ट्री नहीं रहे, तो मैंने उसी दिन डिसाइड कर लिया कि मैं बाकी सारी जर्नी इसकी छोड़ देता हूँ, 2024 को पकड़ता हूँ, और उसी दिन लिख लिया था ऑल इंडिया रैंक 0000 स्माइल। और इंस्टा पे वीडियो डाल रखी है, देखना जरूर। क्या बात है। तो वो डेली लाइब्रेरी में जाके बैठता था, सबसे पहले उसको दिखता था ना लिखा हुआ, तो हर मेरे माइंड में बैठ गई चीज़ फिर कि भाई रैंक तो लेके ही आनी है, लेके ही आनी है, लेके ही आनी है। तो इसी तरह कह रहा हूँ मैं, टारगेट अपना पहले से ही सेट रखो कि इतने मार्क्स लाने, एटलीस्ट मेरे को ये जॉब चाहिए। जितना ऊपर का सेट करोगे उससे थोड़ा कुछ ना कुछ नीचे ही मिल जाएगा, उसमें भी कुछ है। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो मेरी प्रिपरेशन का क्रक्स है वो यही है कि अपना पढ़ो, उसके बाद मॉक लगाओ रेगुलरली। लेकिन सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ होगी जो मैं एडवाइस देना चाहूँगा वो ये होगी कि मॉक लगाने के बाद उसका एनालिसिस ज़रूर रखना, क्योंकि वहीं से आपको पता चलेगा कि कमी कहाँ रह रही है और आपको किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है, कहाँ पे आपकी व्हाट आर द एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट, वहीं से आपको ये पता चलेगा। ग्रेट। और क्या मतलब स्ट्रगल रहा आपके प्रिपरेशन के दौरान, मतलब क्या चीज़ थी जो मोटिवेट करती थी आपको? देखिए, मैं मोटिवेशन में नहीं मानता, मैं मानता हूँ डिसिप्लिन में। Okay. क्योंकि मैं एक एनसीसी कैडेट हूँ, हमें सबसे पहले डिसिप्लिन ही सिखाया जाता है। मोटिवेशन ये है कि आप वो वर्दी में रील्स देख लोगे, ये मतलब मोटिवेशन का तो बहुत मटेरियल है, लेकिन सबसे ज़रूरी यही है कि आपको कंसिस्टेंट रहना है। कंसिस्टेंट नहीं रहोगे तो मोटिवेशन किसी काम की नहीं है। ग्रेट। आप तीनों ही एनसीसी कैडेट रहे हो, तो एनसीसी टाइम्स में क्या मतलब रहा आपका? अभी क्या है, थोड़ा जैसे हम देखते हैं यूट्यूब वगैरह पे भी, तो एक जो रैंक को लेके कंट्रोवर्सी है कि यार एनसीसी के कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाते हैं, अलग से मार्क्स मिल जाते हैं, आपका क्या टेक है? उसको भी एक बार अपन क्लियर कर ही लेते हैं। माई टेक ऑन दिस इज़ दैट कि देखिए, आजकल बच्चे भी समझ रहे हैं कि सभी को अपना नाम चमकाना है, दैट इज़ द मैटर। अगर रैंक 1 कहीं और से आई होती तो उन्हें कोई इशू नहीं होता। जिस भी टीचर के पास जाती, मैं किसी स्पेसिफिक को टारगेट नहीं कर रहा, बट ये है कि जिस कोचिंग से रैंक आई उसके अलावा सभी को इशू होगा। अगर किसी अदर कोचिंग से आई होती तो उनको इशू नहीं होता, बाकी सभी को होता। इसमें मैं ये नहीं कर रहा कि मैं किसी को टारगेट कर रहा हूँ, बट हाँ, एनसीसी में तो खुद कहूँगा आप सभी लोग भी ज़रूर कोशिश करें एनसीसी में, ट्राई टू टेक पार्ट इन एनसीसी। उसके अलावा एनसीसी का ये नहीं है, अभी ये चल रहा है कि 20 मार्क्स ज़्यादा हैं। मैं कहता हूँ 20 मार्क्स कुछ भी नहीं मिल रहे हैं। एनसीसी से तो डायरेक्ट आर्म्ड फोर्सेज में ऑफिसर की एंट्री भी होती है, तो ये तो बस एक बैकअप टाइप में है बच्चों के लिए। मेन तो ये होता है कि एनसीसी से तो डायरेक्ट ऑफिसर तक बनते हैं, दैट टू विदाउट एग्जाम। ग्रेट। सर मैं ये एनसीसी पे ये बोलना चाहूँगा कि अब हम एनसीसी जो हमें सी सर्टिफिकेट मिलता है वो किस टाइम पे मिलता है, जो हमारा ग्रेजुएशन के पीरियड होते हैं, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर। अब सर अब जैसे मैं टेकनपुर रहता था, वो थोड़ा दूर है, आपको पता होगा, ग्वालियर से लगभग 1-1.5 घंटे का रास्ता है। तो अब मैं कैंप के लिए आ रहा हूँ तो 1.5 घंटा मैं ट्रैवल करके आ रहा हूँ, फिर मैं वहाँ पर 7-8 घंटे रगड़ा खा रहा हूँ, देन मैं वापस 1-1.5 घंटे जा रहा हूँ, और वो किस टाइम में, जो मेरी प्रिपरेशन के लिए पीक टाइम है। अब उस प्रिपरेशन के टाइम को मैं कहीं पर डिवोट कर रहा हूँ, देन मेरे को उसका रिवॉर्ड मिल रहा है। ऐसा नहीं कि मैंने उसके लिए मेहनत नहीं की। और सर वो जब हमारा सी सर्टिफिकेट पेपर भी होता है तो सबसे पहले तो 500 नंबर का पेपर होता है, वो हमें पेपर क्वालिफाई करना होता है। उसके बाद उसका प्रैक्टिकल होता है, वो प्रैक्टिकल क्वालिफाई होता है। उसके बीच में ना जाने कितने कैंप्स होते हैं, बाकी सारी चीज़। ये वैसे मेरे को बताना नहीं चाहिए क्योंकि ये मतलब ये तो बहुत छोटी चीज़ हो गई कि एनसीसी के बारे में नहीं, बट अब पॉइंट ऐसा आ गया ना जहाँ हमें जस्टिफाई करने की जरूरत पड़ रही है कि यार जो मार्क्स हैं वो हमारे कहीं ना कहीं मेहनत से मिले हैं वो।
प्लस सर क्या है, हमारी एनसीसी एंट्री होती है, जो आर्म फोर्सेस में लेफ्टिनेंट और वो बनते हैं, उनमें एक अलग से एनसीसी एंट्री होती है। जो कैप्टन विक्रम बत्रा थे वो हमारे एक एनसीसी कैडेट थे, कैप्टन मनोज कुमार थे वो हमारे एनसीसी कैडेट थे। मैं जब पहली बार अपनी बटालियन में गया था तो सबसे पहले ही कैप्टन विक्रम बत्रा की फोटो लगी थी। तो उस बंदे को जिसके अंदर वो वाली वैल्यूज वो लोग इनकलकेट कर रहे हैं, अगर सरकार, क्योंकि अल्टीमेटली हमें करना क्या है, हमें वर्दी पहन के देश की सेवा ही तो करनी है। तो वो जो वैल्यूज हमारे अंदर एनसीसी इनकलकेट कर रही है, अगर हमें उसके वो थोड़े से नंबर अगर रिवॉर्ड भी मिल रहा है तो मेरे ख्याल से तो इसमें कोई भी बुरी बात नहीं है। डेफिनेटली, मतलब फेयर मार्क्स है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि जब हम तैयारी अपनी करते हैं तो क्या सिर्फ कुछ हमने यूट्यूब वीडियोस देख लिए या फिर कुछ कोर्स हमने ले लिया उतना इनफ है, या खुद से भी मेहनत आपको करनी होती है? अपना जो सेल्फ स्टडी है या मॉक टेस्ट प्रैक्टिस है उस पर क्या आपका पॉइंट ऑफ व्यू है कि क्या सिर्फ यूट्यूब वीडियो देखने से आपका सिलेक्शन हो जाएगा? सबसे पहले तैयारी करने से पहले तो हमें स्ट्रेटजी बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सबसे पहले तैयारी करने से पहले अपना घर पे बैठो, एक नोटबुक पेन लो और उसी दिन जितनी भी आपको टॉपर्स की वीडियोस देखनी है, इंटरव्यूज़ देखनी है, जो आपको ड्रीम पोस्ट चाहिए उसके बारे में सारी चीज़ें नॉलेज ले लो। फिर पहले दिन बैठ के जो आप स्ट्रेटजी बनाओ ना, ये मेरे को बुक खरीदनी है, यहाँ से मेरे को एग्ज़ाम लगाने हैं, यहाँ से मेरे को ये करना है, पूरी अपनी जर्नी में उसी को फॉलो करो। क्योंकि हम तो एनसीसी वाले हैं, डिसिप्लिन हमें वहाँ से मिला है, लेकिन आपको डिसिप्लिन रहना बहुत ज़रूरी है अपनी खुद की स्ट्रेटजी पे। बच्चे क्या गलती करते हैं, आज मैंने लिख लिया ये बुक ले आता हूँ, फिर किसी टॉपर्स का इंटरव्यू आ गया, वो कुछ और बुक सजेस्ट कर देता है, वो उसको भी ले आता है, फिर उसको पढ़ने लगता है, तीसरे दिन तीसरी ले आता है। ऐसे नहीं होता। मेरा एक ही मानना था पूरी थ्रू आउट द जर्नी, मिनिमम बुक्स मैक्सिमम रीडिंग, मिनिमम बुक्स मैक्सिमम रीडिंग। तो इसी को फॉलो करो और 100% अगर भाई मैं कर सकता हूँ ना तो ऑब्वियसली आप भी कर पाएंगे। और प्रैक्टिस के लिए, मॉक टेस्ट वगैरह के लिए टेक्स्ट बुक कितना आपके लिए हेल्पफुल प्रैक्टिस इज मस्ट। प्रैक्टिस बिना काम नहीं चलेगा। प्रैक्टिस आप जब तक नहीं करोगे ना, पीछे की जो पड़ी हुई चीज़ें उनको भूल जाओगे। मैं और मेरा दोस्त एक है मेरे साथ में, हमने पूरी जर्नी साथ में ही तैयारी करी है। तो हमारा जो मार्क्स का डिफरेंस हुआ है ना, वो मेनली प्रैक्टिस की वजह से ही हुआ है। वो कम करता था, मैंने ज़्यादा की। हम दोनों ने सेम बुक्स पढ़ी हैं, सेम टीचर से हम लोग पढ़े हैं, लेकिन प्रैक्टिस मैंने ज़्यादा करी, उसने कम करी, इसलिए इतना डिफरेंस हो गया मार्क्स का। तो प्रैक्टिस तो मस्ट है ही, क्योंकि वरना आप भूल जाओगे जो पीछे पढ़ रखा है, जो आपने तैयारी कर रहे हो, सारी भूलते चले जाओगे। मनीष जी? देखिए, जो आपका क्वेश्चन था कि क्या सिर्फ यूट्यूब वीडियो देखने से हो जाएगा, प्रैक्टिस ज़रूरी है, तो देखिए वीडियो तो सभी देखते हैं, लेकिन बिना प्रैक्टिस के तो मतलब कुछ भी पॉसिबल नहीं है। खुद से कॉपी उठानी पड़ेगी, पेन उठाना पड़ेगा। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक वो नहीं होगा। एक चैप्टर कर लिया, उसका हमने अगर वीडियो देख ली, वो भूल जाएंगे थोड़ी देर में, लेकिन अगर प्रैक्टिस करेंगे साथ के साथ तो वो लंबे समय तक याद भी रहेगा। उसमें कैलकुलेशन में भी हमें आसानी होगी। मतलब प्रैक्टिस तो मस्ट है। जैसे कोई मॉक देते हैं, उसका भी एनालिसिस किया हमने, तो हमें जहाँ कमी लग रही है उसकी भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सिर्फ वीडियो देखने से तो काम नहीं आई डोंट चलेगा। थिंक इट्स पॉसिबल। आपका क्या था मॉक टेस्ट स्ट्रेटजी, क्या रखते थे आप अपनी? मॉक टेस्ट में देखो बट जब एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाता है ना, तो फिर एंड में वही बचता है कि भाई तुम्हें प्रैक्टिस करनी है और ज़्यादा से ज़्यादा मॉक्स देने हैं। जो ज़्यादा से ज़्यादा मॉक्स देगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी गलतियों पे काम करेगा, अल्टीमेटली उसी के मार्क्स ज़्यादा आएंगे। तो मैं क्या करता था, मैं अपनी गलतियों की एक नोटबुक बना लेता था कि ये मेरी नोटबुक है, जिसमें मैं अपनी सारी मिस्टेक्स नोट करता रहता था कि ये मिस्टेक की मैंने, ये मिस्टेक की। देन मैं ट्राई करता था कि जब मैं अगली बार मॉक दूं तो मैं वो सेम मिस्टेक को रिपीट ना करूं। वो एक मिस्टेक उस कॉपी में दोबारा नहीं आनी चाहिए। दोबारा नहीं आनी चाहिए। और अगर वो 2-3 बार आ रही है तो उसको मैं फिर अलग से हाईलाइट कर लेता था कि हाँ भाई ये वाली गलती तुम बार बार कर रहे हो, चाहे वो सिली हो या कोई कॉन्सेप्ट वाली हो। तो मतलब यही है यार कि अगर आपने एक बार स्ट्रेटजी अपनी बना ली है तो उस पर स्टिक रहना है। उसमें कहाँ लैगिंग आ रही है वो आपको एनालाइज करना है। ये नहीं कि यार किसी ने कुछ बोल दिया कि आप ये वाली बुक ले लो, वो वाली बुक ले लो और आप उसके चक्कर में ही फंस गए हो। दूसरा, मोटिवेशन से ज़्यादा ज़रूरी है डिसिप्लिन। मोटिवेशन एक आपका एक्सटर्नल है, वो थोड़े टाइम के लिए रहेगा और उसके बाद वो आपका डाउन हो जाएगा, लेकिन जो डिसिप्लिन है वही कहीं ना कहीं आपको सिलेक्शन तक लेके जाता है। और तीसरा कि आपको गलतियों को अपना दोहराना नहीं है, गलतियों से आपको लर्निंग लेनी है, सीखना है उनसे। ठीक है, तो यार कुछ फन क्वेश्चंस हम करते हैं आपके साथ। प्रिपरेशन के दौरान मूवीज़ वगैरह आप देखते थे, वेब सीरीज़, क्योंकि आजकल जो यूथ है वो वेब सीरीज़ मूवीज़ काफ़ी सारी देखता है, तो लास्ट आपने कौन सी मूवी देखी होगी? मैंने लास्ट मूवी देखी थी छावा। छावा। तो क्या रहा, मतलब उससे क्या मोटिवेशन मिला या क्या आपने लर्निंग ली उस मूवी से? उसकी तो वो लाइन इतनी फेमस है, मन के जीते जीत है, मन के के हारे हारे हार। हार। वो उससे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। क्या बात है। मनीष जी आपने? देखिए, मूवीज़ का तो मुझे बहुत ज़्यादा शौक नहीं है, बट एक बात मैं बताता हूँ। अगर आप मेरे फ्रेंड से मिले होते इन रियल लाइफ तो वो एक बात ज़रूर बोलते कि हर इंस्टा के रील पे इसका लाइक होता था, इसकी रैंक कैसे आ गई।
तो मेरा यही था, मैं सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा यूज़ करता था। सोशल मीडिया। मैं फ़ोन से बहुत ज़्यादा एडिक्टेड था स्टार्टिंग में जब प्रिपरेशन शुरू करी। तो लेकिन मैंने उस दिन ही प्लान बना लिया था, मैं सारी चीज़ें हटानी है इस लाइफ से, डिस्ट्रैक्शंस जितनी भी हैं। तो मैंने एक रूल बनाया था अपना सिंपल सा, फ़ोन में स्क्रीन टाइम में सबसे ज़्यादा जो ऐप यूज़ होती थी उसको मैं डिलीट कर देता था। ओके। पहले दिन इंस्टा डिलीट हुई, दूसरे दिन यूट्यूब डिलीट हुई, तीसरे दिन फेसबुक डिलीट हुई। ऐसे हो के सारी डिस्ट्रैक्शन दूर चली गई। फिर भी लेकिन ये चीज़ें चली गई तो फिर फ़ोन पे दोस्तों से बात करने लग गया कि हाँ भाई कितना क्या चल रहा है, कैसी तैयारी चल रही है। तो अगले दिन डिसाइड किया कि फ़ोन भी लाइब्रेरी में नहीं लेके जाऊँगा। तो डिस्ट्रैक्शंस जितनी दूर हो सके ना उतनी दूर कर लो। एक एटॉमिक हैबिट्स करके बुक है, उसमें लिखा है कि जो बैड हैबिट्स है ना उनको जितनी हार्ड बना सको उतनी हार्ड बनाओ, जो गुड हैबिट्स हैं उनको जितनी ईजी बना सको उतनी ईजी बनाओ। तो फ़ोन को मैं घर पे ही छोड़ा था, फिर सामने दिखता ही नहीं था तो मन ही नहीं करता चलाने का। एक रूल बना लिया था, लाइब्रेरी की सीट पे अगर मैं बैठूंगा तो बैठ के सिर्फ पढ़ना ही है। अगर पानी भी पीना ना, खड़ा होकर पानी पीता था। मैं आपको सच बात बता रहा हूँ, ये पानी भी अगर मेरे को पीना होता था सीट से पहले उठता था, फिर पानी पीता था, फिर वापस बैठता था। क्योंकि रूल्स एक बार जो बना लिए ना उनको फॉलो करना बहुत जरूरी है। एंड दैट्स व्हाट वी कॉल डिसिप्लिन ना, डेडिकेशन, डिसिप्लिन। आप लोग जो टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट हैं वो मतलब लैपटॉप में ज़्यादा लगाते थे या अपने फ़ोन वगैरह में भी? मैंने मेरे दोस्त का लैपटॉप था मेरे साथ, उसमें लगा लेता था मैं मोड। अच्छा। बट मेंस के मैंने अपने टैबलेट पे लगाए, तो वही कह रहा हूँ टैबलेट। लैंडस्केप मोड लेके आओ। तो क्या, जैसे अभी हम स्क्रीन टाइम की बात कर रहे थे, टेक्स्ट बुक ऐप का क्या स्क्रीन टाइम होगा आपका अगर डेली की बात करूँ मैं तो? मॉक्स वगैरह मैंने ज़्यादा नहीं लगाए, बट मैं एनालिसिस में सारा टाइम उसका वो देता था। मॉक्स 1 घंटा, 1.5 घंटे, 2 घंटे का होता था मॉक्स तो। ओके। बट एनालिसिस करने में मैं 2.5-3 घंटे भी ले लेता था कई बार। वो ज़रूरी है। वो बहुत ज़रूरी है। एनालिसिस करता था, पढ़ता था, बाकायदा जो क्वेश्चंस जो आंसर है ना उसके अलावा भी जो ऑप्शंस होते थे उनके मैं एनालिसिस में आंसर देखता था, उनको नोटबुक में नोट डाउन करता था जो नहीं आते थे। तो टेक्स्ट बुक का तो बहुत ज़्यादा रहा ही है हेल्प जर्नी में। और किसी प्लेटफॉर्म को तो मेरे को तो नाम ही नहीं पता, टू बी ऑनेस्ट। ओके। स्टार्टिंग से ही टेक्स्ट बुक से ही जुड़ा था मैं। तो मतलब एक एग्जांपल हमारे पास है, जो इंस्टाग्राम चलाते थे, हर रील पे लाइक करते थे और वो आज रैंक 1 है, और एक वो हैं जिन्होंने सारे ऐप अपने अनइंस्टॉल कर दिए, सारे डिस्ट्रैक्शंस को इन्होंने दूर कर दिया, और एक एग्जांपल हमारे पास वो भी है। सबका अपना तरीका हाँ। है पढ़ने का, सबकी अपनी कैपेबिलिटीज़ है। अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो और फिर अपना तैयारी करो। ये इसने मूवीज़ भी देखी हैं, इसने इंस्टाग्राम चलाई हाँ। है। मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता था तो मैंने सारी ही हटा दी, सब कुछ हटा दिया। तो सबका अलग अलग फंडा, रैंक तो तब भी लिया है ना तीनों। ये रील देख के भी लिया आया, मूवीज़ देख के भी लिया आया। मैं नहीं ला पाता अगर इन चीज़ों में चला जाता, क्योंकि सबकी अपनी अपनी कैपेबिलिटीज़ होती हैं, अपने तरीके होते हैं। बिल्कुल। थोड़ा सा ना एक अनकन्वेंशनल क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा यार, अपन लोग यूथ हैं और आगे जो भी प्रिपरेशन करते हैं वो भी कहीं ना कहीं इस दौर से गुजर रहे होते हैं, और जो हमारी एज है तो इस दौरान रिलेशनशिप्स में भी हम होते हैं, तो उसके बारे में अगर आप डिस्कशन करने के लिए कंफर्टेबल हो, कि अगर आप रिलेशनशिप में हो किसी के साथ ड्यूरिंग द प्रिपरेशन, नहीं रहना। ठीक है, तो वो कितना मोटिवेटिंग होता है या डिस्ट्रैक्टिंग होता है, सपोर्टिंग होता है, डिस्ट्रैक्टिंग होता है? हमारा क्या था, एक 3 दोस्तों का ग्रुप था। हमने एक व्हाट्सएप पे ग्रुप बना रखा था, उसमें लिख रखा था टारगेट CGL 2022। 22 वाला नहीं निकला तो उसको हम लोग रीनेम कर देते थे 23। तो ये सीन था। तो उस पर हम लोग अपना, और सारे मतलब मेरा एक दोस्त है वो सब इंस्पेक्टर है नार्कोटिक्स में, एक दोस्त है वो ऑडिटर है CAG में। तो ऐसे करके हम लोग सारे पढ़ते थे, सारे अपने टारगेट्स भी डालते थे उस पर, मॉक्स भी शेयर करते थे। हम लोग क्या करते थे कि जैसे मैं मॉक दे रहा हूँ तो मैं अपने दोस्त को बुला देता था कि भाई तू मेरा देख के मैं कैसे दे रहा हूँ, और मैं बोल बोल के करूँगा सवाल, जिससे तेरे को ये पता चले कि भाई मैं गलती कहाँ पर कर रहा हूँ। तो और वो एक कॉपी लेके बैठता था, वो लिख लेता था कि भाई तू ये चीज़ ऐसे करके कर रहा है, इसको इस तरीके से करेगा तो बेटर रहेगा। तो ऐसे करके हम लोग करते थे। जब दोस्त वगैरह साथ में होते हैं तो प्रिपरेशन थोड़ी और आसानी होती है, मेरा ये मानना है। बिल्कुल तुम आइसोलेट हो जाओगे तो डिप्रेशन आ जाएगा एक टाइम के बाद, तुम कब तक ही इतना पढ़ पाओगे। दोस्तों में जब कंपटीशन वाली भावना भी आने लगती है थोड़ा, कि यार इसके आज ज़्यादा मार्क्स कैसे आ गए, मैं कल ले आऊँगा इससे ज़्यादा, तो वो चीज़ है। वेट, आप दोनों बोलना चाहोगे कुछ? पास। 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 ठीक है, तो मैं ना फिर से वो रिपीट करूँगा जो मैं पहले भी बोला हुआ हूँ, कि कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो मेरे यारों। और इन तीनों ने वो चीज़ें करके दिखाई हैं, आज रैंक हासिल करके दिखाई है। अब आगे हम बढ़ते हैं ऑडियंस की तरफ, के उनके पास भी कुछ क्वेश्चंस हैं, जो हमारी कंटेंट टीम है वो भी आपसे कुछ क्वेश्चंस करना चाहती है। सबने अपने अपने क्वेश्चन तैयार किए हैं। तो रैंक 0 को मैं बोलूँगा कि आपका क्या क्वेश्चन है रैंक 1 2 3 के लिए? मेरा क्वेश्चन बस यही है आपसे कि
आज मुझे यहाँ पर रैंक 0 के नाम से बुलाया जा रहा है, पर मुझे इस चीज़ का बिल्कुल अनुभव नहीं था कि एक अच्छी रैंक के लिए मॉक टेस्ट लगाने होते हैं। तो आप लोगों ने जो मेरी आज आंखें खोली हैं, उसके लिए मैं आपका सदैव धन्यवाद करता हूँ और थैंक यू सो मच। सभी का एक कुछ ना कुछ फेवरेट सब्जेक्ट होता है, जैसे पढ़ने में बहुत मन लगता है, लेकिन कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो पढ़ने में थोड़ा बोरिंग होते हैं। उसके लिए कैसे आप अपने आप को मोटिवेट करते हो, इंस्पायर करते हो कि यार ये सब्जेक्ट मेरा कमज़ोर है, वीक है, लेकिन हाँ पढ़ना है ऐसे, क्योंकि उसके पढ़ने के लिए मन भी कम लगता है आप लोगों का, मतलब सभी का जनरली फेवरेट सब्जेक्ट तो पढ़ ही लेते हैं इंसान। बाकी के कैसे प्रिपरेशन करते हैं आप? मेरे को जो सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा तंग करता था वो तो जीके ही था, और मेरे ख्याल से हर किसी को जीके ही करता होगा, क्योंकि एसएससी में काफ़ी अनप्रडिक्टेबल है जीके। तो मैं क्या करता था, मैं सारा कन्वेंशनली सिलेबस पढ़ने की जगह मैं थोड़ा, क्योंकि सिलेबस पूरा कंप्लीट नहीं हो पाएगा जीके का, क्योंकि इतना वास्ट सिलेबस है, तो मैंने जो पर्टिकुलर सिलेबस कर लिया, देन मैं उसी को ही बार बार रिवाइज करता था। और कोई भी जो मेरे को नई चीज़ मिल रही है मॉक्स के थ्रू, जैसे मॉक्स में नीचे वो जीएस का कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे लिखा रहता है कि ये सारी चीज़ें इससे रिलेटेड हैं, तो मैं उनको या तो सेव कर लेता था या फिर उनको अलग से नोट कर लेता था, देन उनको कंप्लीट करता था, बस यही। देखिए, जैसा कि आर्यन भाई ने बताया, मैं आई एग्री विद हिम कि जीके सबका मतलब लीस्ट फेवरेट सब्जेक्ट होता है, लेकिन वी हैव टू बेयर विद इट। इसका कुछ कर भी नहीं सकते, पढ़ना तो पड़ेगा। तो इसका मैं ये क्या करता था कि इसको ज़्यादा लंबी सीटिंग नहीं देता था। 1 घंटा पढ़ लिया, 1.5 घंटा पढ़ लिया, फिर थोड़ा 10-15 मिनट की रील्स देख ली, तो कहीं बाहर घूम लिए, थोड़ा थोड़ा ऐसे करके करता था, क्योंकि करना तो है ही एट द एंड वो। मुझे तो अच्छा बुरा कुछ दिखता ही नहीं था, मुझे तो रैंक दिखती थी, बस वही चाहिए है, उसके लिए मैं इंतजार। एक सवाल मेरा आप सभी लोगों से है। हर स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम में क्वालिफाई नहीं करता है। कई बार सबको 2 साल, 3 साल, 4 साल भी लग जाते हैं स्टूडेंट्स को। आप लोगों ने क्वालिफाई किया, बट मुझे ये जानना है कि क्या आपके साथ कोई ऐसा प्रेशर था, फैमिली प्रेशर्स, फिनेंशियल प्रेशर्स? कई सारे स्टूडेंट्स को हम देखते हैं, तो वो प्रेशर आप कैसे हैंडल किए? अगर आपके साथ था तो, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो बताएं, ताकि हमारे स्टूडेंट्स को ये चीज़ों के बारे में जानकारी हो पाए। प्रेशर एज सच कोई फैमिली प्रेशर तो नहीं था, बट अपने आप फील करते थे हम कि भाई माँ बाप ने इतना बड़ा कर दिया, अब तो एटलीस्ट जिम्मेदारी हमारी लेने का टाइम आ गया है। तो यही मन में रखते थे बस कि हाँ, उनको फ्री करना है हर चीज़ों से, उनको घुमाना है, सारी चीज़ें दिखानी है। मैं जब अकेला पढ़ाई करके अपनी सारा दिन लाइब्रेरी में जो पढ़ाई करके घर पे जाता था ना, मैं बकायदा रोता हुआ जाता था, खुशी के आंसू, कि यार आज तूने एक स्टेप और आगे गया है, तू अपनी जर्नी के लिए, अपने जो टारगेट सेट किया है, एक स्टेप तूने रखा है। तो वो चीज़ें, प्रेशर कुछ भी हो, सबकी अलग अलग लाइफ है, इसको अलग लग्जरी मिली होगी, इसको अलग लग्जरी मिली होगी, मुझे अलग। कुछ ऐसे भी होंगे जो जॉब भी करते होंगे साथ साथ, जो अपनी ये भी ले लेते हैं, एग्ज़ाम्स क्लियर कर लेते हैं। तो आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है सब कुछ। ये मत सोचो कि यार मुझे तो उन तरह की उन जितनी लग्जरी मिली ही नहीं है। मनीष की मैं बात बताता हूँ आपको, बता दें फादर की। इनके 28 फ़ेब, हमारा 8 मार्च को पेपर था, इनका 28 फ़ेब इनके फादर एक्सपायर हो गए, बट स्टिल इन्होंने 10 दिन बाद एग्ज़ाम दे के अपनी रैंक 1 लेके आया यार। रैंक 1 बहुत बड़ी बात होती है। तो अपने आप को झूठ मत बोलो कि यार मेरे को तो ये फैसिलिटी नहीं है, मेरे पास ये फैसिलिटी नहीं है। शीशे के सामने खड़े हो जाओ, क्योंकि अब खुद को झूठ बोलना सीख गए ना, फिर तो ग्रो कर ही नहीं पाओ। देखिए, मेरे पे इनिशियली ऐसा कोई प्रेशर नहीं था, ना ही फाइनेंशियली कोई इशू था। फैमिली बहुत सपोर्ट करती थी, हाँ, बट मेंटली ये रहता था कि कुछ तो करना ही है ज़िंदगी में। अगर ये एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा तो फिर तो क्या ही है, मतलब बैकअप ऑप्शन भी ऐसा कुछ था नहीं। तो हाँ, मन में ये था कि करना है, बट प्रिपरेशन में ज़्यादा लोड नहीं लेता था। लेकिन जैसे एग्ज़ाम से 8 दिन पहले मेरे फादर एक्सपायर हो गए, तो उस टाइम भी मतलब जैसे फैमिली का सपोर्ट भी रहता है, क्योंकि मेरे पेरेंट्स वगैरह ने मतलब बहुत सपोर्ट किया, हमारी पूरी फैमिली ने। बट हाँ, ये है कि मैं एक एडवाइस देना चाहूँगा कि करना तो आपको ही एट द एंड, तो खुद से बहाने मत बनाओ। अगर खुद से बहाने बनाओगे तो आपसे हो नहीं पाएगा। लेकिन ये है कि अगर खुद को एनकरेज करोगे तो आप ज़रूर कर लोगे। मेरी फैमिली तो काफ़ी सपोर्टिव थी। मैं अपनी मम्मी के यहाँ नहीं रहता था, मैं अपनी सिस्टर के यहाँ रह के मैंने अपनी पूरी प्रिपरेशन की है। प्रिपरेशन क्या, स्कूलिंग भी मैंने सिस्टर के यहाँ पे रह के की है। मैं 6th क्लास से अपनी सिस्टर के साथ रहता था, और मेरे को फाइनेंशियली भी ऐसी कोई वो नहीं थी। मेरे को जो जिस चीज़ का प्रेशर था
वो था फेल होने का, क्योंकि मैं ऑलरेडी इतनी बार फेल हो गया था कि अब उस पॉइंट पे आ चुका था कि यार अब यहाँ से फेलियर अफोर्ड नहीं कर पा, मतलब कर ही नहीं सकता था, क्योंकि फिर पूरा साल रिपीट करना पड़ता था, सेम प्रोसेस रिपीट करना पड़ता। तो मैं क्या करता था, मैं मैनिफेस्ट करता था, मैं लिख लेता था, मेरी लिखने की आदत अच्छी थी, कोई भी चीज़ होती थी मैं उसको नोट कर लेता था कि हाँ भाई इतनी चीज़ कवर करनी है, तो मैं उसको नोट कर लेता था। कवर हो गई देन मैं उसको भी नोट कर लेता था कि भाई मैंने इतना कवर कर लिया। और मैं बार बार अपने आप को बोलता था भाई कि ये चीज़ करनी है, कैसे भी करनी है। रात को मैं जब सोता था तब मैं इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करके सोता था, जो भी इनिशियली मैं दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर लग रखे हैं तो मैं उनके पेजेस को स्क्रॉल करता था, तो उनसे मेरे को काफ़ी वो मिलता था, वो होता था कि हाँ यार यहाँ पे पहुँचना है, कैसे भी करके जाना है। तो इस तरीके से मैंने अपना पूरा उसको डील किया। और कोई क्वेश्चन सीधा? हाय, सो डू यू बिलीव इन लक? मतलब मेहनत तो देखो हम सभी करते हैं, लेकिन लक का कितना रोल रहता है, मतलब एग्जाम वाले दिन और रिजल्ट के दिन? देखो, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, सिंपल सी चीज़ ये है कि लक भी तभी तुम्हारा साथ देगा जब तुमने ऑलरेडी पीछे मेहनत की हो। मेरी यहाँ पर सीपीओ में फर्स्ट टाइम मेरा सिलेक्शन हुआ, मेरी रैंक 3 आई, तो वो लक तो चलो ठीक है कि हाँ रैंक 3 आ गई, बट उसके पीछे मेहनत इतनी है कि मेरे को पता था भाई कि मेरी रैंक टॉप 10 के अंदर तो आएगी, क्योंकि मैंने उतना पीछे मैं इतना फेल हो लिया था, इतने एग्जाम दे लिए थे। तो उसी मेहनत ने मेरा आगे जाके मेरे लक बनाया कि हाँ भाई इतनी मेहनत है, तब जाके मेरा लक बना कि यार ठीक है चलो ये बंदा डिजर्व करता है। देखिए मैं तो आई टोटली बिलीव इन लक, क्योंकि मैं पहले पिछले लास्ट ईयर भी प्री निकाला था मैंने, उसके बाद में बीमार हो गया तो मैं ना ही CPO मेंस दे पाया, ना CGL मेंस दे पाया, और भी 3-4 एग्जाम मेरे छूट गए। तो लेकिन मेरा ये था कि मतलब मेरे माइंड में ये था कि मैं तो लक में कुछ कर ही नहीं सकता, मैं तो मेहनत कर सकता हूँ। सो मेरा ये था कि कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स, क्योंकि लक को तो हम कंट्रोल कर ही नहीं सकते। मेरा अगर मैं हार्ड वर्क कर पा रहा हूँ तो मेरा उतना ही है, मेरा उसमें यही हिस्सा है कि मैं अपना काम ही कर सकता हूँ। लक तो होगा, उसमें कुछ कर नहीं सकते। हम जैसे आर्यन भाई ने बताया कि एग्ज़ाम होने के बाद ही हम दोनों को पता लग गया था कि हम टॉप रैंकर्स हैं, नंबर देखते ही। ये इसने खुद बोला या तो भाई 1-2 या फिर 2-3, इससे ज़्यादा से ज़्यादा। तो हम तो डिसाइड पहले ही पता लग जाता है यार, क्यों? क्योंकि मेहनत हमने करी है, उसमें लक कुछ नहीं था, मेहनत ज़्यादा थी। बट यही बात है कि कोई ना कोई आपसे कितनी भी कुछ भी मेहनत कर लो, कोई ना कोई आपसे बेटर है ही। बट मेरे को थोड़ा वो था कि यार इतनी मेहनत, मतलब ये था मेरे को कि 1 आ जाएगी मेरे को था कि यार 1 तक मैं मार्क्स वगैरह ला सकता हूँ। बट फिर देव मेरे को मिला, देव ने कहा भाई ऐसे ऐसे करके 1 नंबर जाना है। तो देव से मेरी बातचीत हुई, मैं देव को पहले से ही जानता हूँ, तो इससे मेरी बातचीत हुई तो मेरे को लगा यार ठीक है यार कोई दिक्कत नहीं है, अपना ही लड़का है। फिर जब मैं मनीष से पहली बार मिला तो मेरे को ये लगा कि अगर कोई बंदा सच में रैंक 1 अगर कोई डिजर्व करता है तो वो यही है। अगर मैं मतलब अगर मेरी आप ही जाती तो इसके आगे कुछ नहीं था, जितना मतलब इसने स्ट्रगल किया, जो भी इसके साथ हुआ, तो हैट्स ऑफ। क्योंकि जो लग्जरी हम दोनों के पास थी ना, वो इसके पास नहीं थी। जो लास्ट के 10 डेज होते हैं प्रिपरेशन के, वो सबसे एसेंशियल होते हैं। उसमें आप जितनी ज़्यादा अपना रगड़ सकते हो रगड़ लो। और उसने इस 10 दिन के फेज़ में जो इसका इमोशनल जो इसके साथ हो रहा था, ये फील कर रहा था, उसके साथ भी इसने रैंक 1 लेके आया है। तो पहले तो हम सोचते यार कौन है यार, कौन आ गया ये रैंक 1, क्यों आ गया ये? बट फिर इससे बातचीत करी, इंटरेक्ट हुआ, फिर फील हुआ कि हाँ यार इससे यही डिजर्व करता था रैंक 1 को। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आप तीनों को। तो मैं पढ़ाई से इतर एक सवाल पूछना चाहूँगा। जैसे मूवीज़ का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है हमारी लाइफ में, मतलब कहते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण होता है, साथ में चलचित्र भी समाज का एक दर्पण होता है। तो आपकी भी एक प्रिपरेशन जर्नी में आपने कई मूवीज़ देखी होंगी, तो मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि आप अपनी प्रिपरेशन जर्नी को कोई अगर मूवी का नाम देना चाहो तो वो क्या होगा? जो डिसिप्लिन हमें मिला है ना, टू बी ऑनेस्ट, वो सारा हमने एनसीसी से ही लिया है। जो कंसिस्टेंसी हम फॉलो कर पा रहे हैं, क्योंकि एनसीसी में क्या है, कॉलेज लाइफ में सबका मन करता है बाल बड़े करें, दाढ़ी करें, अच्छे कपड़े पहने, लेकिन हमने क्या किया, बाल छोटे छोटे, दाढ़ी है नहीं, टी शर्ट लोअर के नीचे दाब के घूम रहे हैं कॉलेज में। तो वो स्ट्रगल जो सारा हमें अपनी जर्नी इतनी मुश्किल लगी ही नहीं, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि एनसीसी में हमने इतना रगड़ दिया था, इतना हमें सारी चीज़ें वहाँ पे हमने एक्सपीरियंस कर ली थी, क्योंकि फिर जर्नी हमारे लिए बहुत ईजी थी। एट टेक्स्ट बुक मतलब हम लोग बहुत सारे टॉपर देखते हैं, ऑब्वियसली एज ए सेड वी कैटर टू सो मेनी एग्जाम्स, वी हैव डन लॉट ऑफ दिस टॉपर कॉन्क्लेव्स, बट you three as top 3 have been one of like probably the most impressive set of toppers. So firstly a big round of applause to them.
यार आई वांटेड टू आस्क, मतलब ये तो आपने जो सपना देखा यू हैव अचीव्ड, बट आई सी दैट यू नो यू हैव दैट डिसिप्लिन, यू हैव दैट एनसीसी एंड लाइक रग रग में आपके एनसीसी है, तो आई एम श्योर यू गाइस आर सेट अप फॉर बिग थिंग्स। तो नेक्स्ट क्या प्लान्स है, मतलब आर यू गोइंग टू अपीयर फॉर मोर एग्जाम्स, या आपके आपके एस्पिरेशंस क्या है? हमारे घर पे कॉन्ग्रेचुलेट करने जो आते हैं रिश्तेदार, वो बोलते हैं अरे बेटा ट्रेनिंग पीरियड थोड़ा हार्ड है, बाकी फिर तो मज़े हैं। बट मैं उनको ये बोलता हूँ ट्रेनिंग पीरियड में तो मज़े हैं, क्योंकि हम तो एनसीसी वाले हैं, 10-10 दिन बैरक्स में पड़े रहते थे, एंड ये बहुत ईजी हमारे लिए, क्योंकि 24 घंटे दोस्तों के साथ रहना, सीखना, अपने आप को ग्रो करना। तो मेरा तो अभी, मैं तो सिर्फ ट्रेनिंग के लिए ही एक्साइटेड हूँ, मुझे कुछ और नहीं चाहिए। पूरा 1 साल वो एंजॉय करना है पूरा, उसके बाद डिसाइड करेंगे फ्यूचर में कुछ करना होगा तो नहीं। Amazing. देखिए मेरा भी अभी मतलब यही एम था, यही सोचा था, ये मिल गया। अभी तो कंटेंटमेंट है इस चीज़ की, बट अगर फ्यूचर में और कुछ प्लान्स बनते हैं तो लेट्स सी। मेरे जो जीजा जी हैं वो हमेशा मेरे से बोलते थे कि भाई ये सब छोड़, तू फालतू में इतने पेपर दे रहा है, तो यूपीएससी एक बार ट्राई कर आईएएस का, उसके लिए वो कर। बट क्या था कि मैं उनसे ये कहता था कि मैं यूपीएससी तो चलो ठीक है, मैं ट्राई भी कर लूँगा, कर भी लूँगा, बट ये है कि मेरे को टाइम लगेगा उसमें। तो पहले मैं एक ऐसी चीज़ करूँगा कि यहाँ जहाँ से मेरा फ्यूचर एक तरीके से सिक्योर रहे, देन उसके बाद मैं उस वाली फील्ड में जाऊँगा कि अगर नहीं भी होता है तो चलो मेरे को कुछ घाटा नहीं होगा, मैं ऑलरेडी सेटल्ड हूँ। तो अभी तो वैसे उस पर कोई, अभी तो देव ने जैसे बताया ट्रेनिंग अभी 1 साल तक तो किताबों को छूना भी नहीं है बिल्कुल मेरे को। वो जब ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी देन उसके बाद सोचूंगा कि हाँ अगर आगे कुछ करना है या नहीं करना है। अभी आप लोग ट्रेनिंग एंजॉय करने हाँ अभी तो फुल ट्रेनिंग एंजॉय करने का प्लान है। हमने इस सीपीओ जर्नी के दौरान फिजिकल टाइम था पिछले साल जून में, तो जून में मैंने अपना वेट लॉस किया था, अराउंड 10 किलो मैंने कम किया था। फिर बहन की शादी आ गई, थोड़ा सा और बढ़ा लिया। फिर शादी के बाद मेडिकल आ गया, मेडिकल में फिर कम कर लिया, और मेडिकल इतना लंबा खिंच गया ना कि 5-6 महीने का डिले हो गया, तो वेट कम ही रहा। दादी भी बोलती है अरे बेटा घी खा ले, अरे बेटा 1 रोटी और ले ले, तो लेकिन मगा दादी रहने दे तू मेडिकल तो अब यही है, बढ़िया अपनी बॉडी बनानी है। 1 साल जो जितना भी जो लूज हुआ है सारी मसल्स डेवलप करनी। अभी जैसे कि आप फिजिकल की बात कर रहे हैं, तो मेरा क्वेश्चन भी उससे रिलेटेड है। अभी जो नए स्टूडेंट्स हैं, नए एस्पिरेंट्स हैं, उनका फिजिकल टेस्ट होगा और उनको डाउट रहता है हमेशा कि अगर उनकी हाइट 170 सेंटीमीटर है, 169.5 है, तो मतलब वो क्राइटेरिया क्या होता है, कितना लीनियंट होते हैं और कितने पॉसिबिलिटी है कि उनका मतलब क्लियर हो जाए 170 और 169.5 में? जो मैम ने बोला ना लक फैक्टर इन चीज़ों में यूज़ होता है, यहाँ पे चलता है। कोई कोई सेंटर कम, कोई कोई सेंटर ज़्यादा, तो लक फैक्टर यूज़ होता है सीपीओ में, बट इस लेवल तक होता है बस। एंड जो मेरा तो यही मानना है, अगर कोई सीपीओ दे रहा है, सबसे पहले अपनी मेडिकल फिटनेस, अपना प्री मेडिकल, अपना हाइट वाइट जो भी क्राइटेरिया है वो सारा मेजर करवा लो हॉस्पिटल में जाके, उसके बाद ही तैयारी शुरू करो। मेरे साथ जिसने, मैंने बताया था ना कि साथ में दोनों भाइयों ने तैयारी करी थी, वो जो दूसरा था उसको मेडिकल आउट हो गया, वो इतने एंड पॉइंट पे आके मेडिकल आउट हो गया। अगर वो आउट ना हुआ तो आज हमारे साथ बैठा हुआ होता। तो यही कहना चाहूँगा कि ये जो यहाँ पे एंड में आगे जो झटका लगा है ना, उसको वो रिकवर करने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो अपने आप को पहले से ही सारी चीज़ें परफेक्ट रखो, सारी चीज़ें डिसाइड कर लो कि आगे हिंड्रेंस ना। आप लोग तो एनसीसी से हो, तो आप लोगों ने तो उतनी ट्रेनिंग कर रखी है जहाँ पर आई थिंक थोड़ा बहुत ही डिस्टर्ब हुआ होगा, वरना नहीं डिस्टर्बेंस हुई होगी आपको एंडोरेंस टेस्ट में। बट जो कई ऐसे लोग हैं जो फर्स्ट टाइम आते हैं, और वो या तो वो है ना सीजे, मतलब जब टीयर 1 होता है तभी से फिजिकल तैयारी स्टार्ट कर देते हैं। कुछ लोग होते हैं कि टीयर 1 के बाद फिजिकल स्टार्ट करते हैं अपनी, है ना, एंडोरेंस टेस्ट को। तो आपको क्या लगता है कि उनको जर्नी कहाँ से स्टार्ट करनी चाहिए? क्योंकि वो बहुत मेहनत लगती है। क्योंकि मैं भी गया था एक बार सीपीओ में, तो मैं तो हाई जंप में आउट हुआ था, बट मैं देखा था कि 90% बंदा है ना कहीं पर रेस जो होती है 1.6 किलोमीटर वहीं पर ही आउट हो जाता है। तो वहाँ पर आपका क्या सजेशन रहेगा? अगर तैयारी कर रहे हो नहीं कर रहे हो फ़र्क नहीं पड़ता, अपनी हेल्थ तो यार उसका तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। रनिंग सुबह तो डेली जाया करो, रनिंग तो करनी ही करनी चाहिए। ये छोड़ दो फिजिकली तैयारी वगैरह, पेपर पढ़ना है, ये कोई मतलब नहीं है। अपनी हेल्थ के लिए तो रनिंग आपको करनी ही चाहिए, और सीपीओ इतना ही मांगता है। अगर आप डेली रनिंग उठ के जा रहे हो, हल्की हल्की स्प्रिंट कर रहे हो, तो वही इनफ है, मोर देन इनफ है। अपनी बॉडी के लिए तो सर 1 घंटा दिन में निकाल ही सकते हैं हम लोग। ऐसा है कि यार अब आप लोग तो दिल्ली पुलिस में जा ही रहे हो, और दिल्ली घूमना हमारा आना जाना होता ही है। पुलिस पकड़ लेगी तो हमारी क्या सुविधा होगी टेक्स्ट बुक की?
बेझिझक फोन करना, स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा आपको। बिल्कुल सर, जैसे कि मैं अगर इन तीनों में से कहूँ किसी को, तो मैं भाई से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ हूँ, क्योंकि मुझे लगता है ना, यहाँ पे आप तैयारी करते हो, पर एक जो लॉस होता है फैमिली में, जो पेरेंट्स का, जो पिता का एक साया होता है, अगर वो उठ जाए तो एक वो बहुत बड़ा ही वो लॉस होता है। उस दौरान भाई ने जो तैयारी करी है उसके लिए एक सॉरी मैं थोड़ा सा इमोशनल हो रहा हूँ, पर वो एक बहुत बड़ी बात है उसके लिए। सो वेरी वेरी कांग्रेचुलेशन ब्रो, जो आप इंस्पायर कर रहे हो उसके लिए। कुछ एक बस एक रैपिड फायर और करते हैं, जल्दी जल्दी क्वेश्चंस कुछ पूछेंगे और माइक एक आप ले लो, ठीक है? 3 लोग हैं, जिसको भी देना हो आंसर वो ऐसे कर सकते हैं, बट क्वेश्चंस हम लोग क्विकली करेंगे, ठीक है? पहला क्वेश्चन हमारा है, विच ऐप डिस्ट्रैक्टेड यू द मोस्ट व्हाइल प्रिपेयरिंग? इंस्टाग्राम। हाउ मेनी अटेम्प्ट्स डिड इट टेक? For this exam? हाँ, 2. 2. First thing you did when you saw your result? Cried. Same. You cried. Everyone cried. Great. Favorite movie on cop, police? पुलिस। पुलिस के ऊपर कोई फेवरेट मूवी? मनी हाइस्ट। First thing you will do after joining? फोटो पोस्ट ऑन इंस्टा। काले शीशे। काले शीशे। If you could arrest a fictional character, villain, who would you arrest? मैं बताऊं? प्रोफेसर। Professor. If you could introduce one new rule in your department, what would it be? डिपार्टमेंट में तो नहीं, बट ये एसएससी में एक न्यू रूल, ये जो वेटिंग लिस्ट है, अभी क्या होगा, बहुत से बच्चे छोड़ देंगे जिनको दिल्ली पुलिस नहीं मिली, सीआईएसएफ छोड़ देंगे, तो अगर वेटिंग लिस्ट हो तो उन बच्चों को भी सीट मिल जाएगी। Okay, 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 okay. अगला क्वेश्चन है, मॉक टेस्ट सुन के आपके दिमाग में क्या आता है? Test book. Okay. You catch your best friend breaking a traffic rule, fine them or forgive them? Fine them, double the amount. Double. Great. What is your funniest or most embarrassing exam day story? है कुछ? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, एक है। क्या था ये, एग्जाम से रिलेटेड नहीं है, एसएसबी से रिलेटेड है। तो मैं एसएसबी में गया था, जब मेरा पहला एसएसबी था, तो मैं प्रॉपर इंग्लिश में वो उस पूरी स्टोरी को लिख भी नहीं पाया था। मैंने 3-4 लाइन लिखी थी, और फिर जब नरेशन का भी टाइम था तो 1-2 लाइन बोली, फिर उसके बाद हिंदी में पूरी स्टोरी बोली, तो बाकी सब इंग्लिश में बोल रहे थे, मैं अकेला हिंदी में बोल रहा था। वो थोड़ा सा एम्बैरेसिंग था। ओके। What's one superstition or ritual you followed during exams? मैं जब जाता था उस पे तो जय बजरंगबली लिखता था। जय बजरंगबली। दही चीनी। मतलब एग्जाम से पहले पूछ रहे हो क्या? हाँ, एग्जाम देने से पहले क्या एक कुछ रिचुअल या मन में होता है ना कि यार ऐसा करके जाऊंगा, तो अपने आप से बातें करता था जाते जाते। ग्रेट। डिड यू गेट 0 in any mock test? 0, हाँ। 0 Submit करके student थी। Zero किसी मॉक में आया? अच्छा, हाँ, वो एनालिसिस करने के लिए पहले सबमिट कर देते थे, एनालाइज करते थे। अच्छा, कि बस एनालिसिस देखना है, तो उसमें 0 मार्क्स आए हुए हैं। ओके। हाउ मेनी मॉक टेस्ट डिड यू टेक बिफोर द एग्जाम? कोई भी एक नंबर जो याद हो आपको? एटलीस्ट 50। नो आइडिया, नंबर याद नहीं है, इतने मौके दिए। चलो हम निकाल के बता देंगे आपको। 905, कल ही बताया था। 905, ग्रेट। डू यू थिंक इट इज पॉसिबल टू क्रैक द एग्जाम विद ओनली यूट्यूब वीडियो प्रिपरेशंस? No. Not without practice. Okay. On a scale of 1 to 10, how important are mock tests in clearing SSC CPU exam? Mock test. Obviously 10. 10. 10. 20. 20, great. Favorite subject in SSC CPO syllabus? Overall favorite subject maths. Maths. GS. क्या बात है। अच्छा, अब जब आप कॉप बन जाओगे, पुलिस बन जाओगे, तो 2 कुछ टूल्स यहाँ लिखे हुए हैं, हथकड़ी या फिर लाठी? Neither. Compassion. हाँ, और एक फिर लास्ट क्वेश्चन है मेरा, थोड़ा सा अलग स्टाइल में पूछूंगा, अभी वो पूछ चुका हूँ मैं।
थोड़ा सा लाउड आप सब बोलेंगे एक साथ कि मॉक टेस्ट बोले तो सिर्फ टेस्ट बुक, मॉक टेस्ट बोले तो सिर्फ मॉक टेस्ट बोले तो सिर्फ सो गाइस थैंक यू सो मच, कॉन्ग्रेचुलेशन आप सभी को टेस्ट बुक की पूरी टीम की तरफ से। थैंक यू फॉर हैविंग अस।